हेलो गाइस, वेलकम टू विवा क्लासेस। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ क्लास 12 चैप्टर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि इंडियन इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 है। उसमें आपके साथ हम लेकर आए हैं पार्ट 5। तो चलिए डियर, इसमें हम क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस या ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज के क्या हालात थे। इसके अलावा इसी पार्ट के अंदर हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे और बताएंगे कि ब्रिटिश रूल के क्या पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन रहे हमारी कंट्री की तरफ। सब कुछ नेगेटिव नहीं था। इंफ्रास्ट्रक्चर की काफी चीजें आप कह सकते हैं जो उनके द्वारा बनाई गई थी और आज भी आपको बेनिफिट देती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट अगर आप देखेंगे, तब भी आप देखेंगे जब हम पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, तो एग्रीकल्चर को इन्होंने एक्सप्लॉइट किया, हमारे फॉरेन ट्रेड को इन्होंने एक्सप्लॉइट किया, हमारी इंडस्ट्रीज को एक्सप्लॉइट करा। बट एक काम अच्छा कर गए इस दौरान, सब चीजों के दौरान, ये सब एक्सप्लॉइटेशन के दौरान, अपने बेनिफिट के लिए। ये बात अलग है कि इन्होंने हमें बेनिफिट नहीं पहुंचाया, अपने बेनिफिट के लिए इन्होंने क्या क्रिएट करा, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सबसे पहले ये समझने की जरूरत होती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है। तो इसे दो कैटेगरी में डिवाइड करा जाता है। एक होता है डियर आपके पास इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, एक होता है सोशल स्ट्रक्चर। ये देखिए हमने यहाँ पर बनाया है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और सोशल स्ट्रक्चर। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में आता है कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज होनी चाहिए, पावर, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सारे जो होते हैं ये इंडस्ट्रियलाइजेशन को बेनिफिट पहुंचाते हैं, यानी बिजनेस को और ग्रो करने में मदद करते हैं, इसलिए इनको इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कहा जाता है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड करा है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और सोशल स्ट्रक्चर। कई बार आपके पास पेपर में आ सकता है 1 मार्कर में, तो आपको पता होना चाहिए। तो अगर बात करी जाए इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की, तो उसमें मैंने आपको बताया ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, एनर्जी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब बिजनेस को मदद करते हैं, इसलिए इनको इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कहा जाता है। अब सोसाइटी को बेनिफिट करने वाले क्या हुए, हेल्थ फैसिलिटीज यानी मेडिकल फैसिलिटीज, ज्यादा से ज्यादा स्कूल, कॉलेजेस और हाउसिंग फैसिलिटीज, दे आर नोन एज सोशल स्ट्रक्चर। इन कॉम्बिनेशन दे आर नोन एज इंफ्रास्ट्रक्चर। तो किसी भी इकोनॉमी की जो डेवलपमेंट होती है मेरे बच्चों, वो वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट पे डिपेंड करती है। यानी जिस कंट्री के अंदर रोड, स्कूल, कॉलेजेस, अस्पताल, हाउसिंग फैसिलिटीज, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, ये फैसिलिटीज अच्छी हैं, वो देश डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है या वो देश डेवलप्ड है। तो अगर आप जिन कंट्रीज को डेवलप्ड कंट्रीज बोलते हैं, क्यों बोलते हैं डेवलप्ड कंट्रीज, क्योंकि यहाँ पर ये फैसिलिटीज आपको अच्छे तरीके से मिल जाएंगी। तो व्हाट डज इंफ्रास्ट्रक्चर मीन, पहले हमारे लिए ये समझना जरूरी था। इसे दो कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है। इन कॉम्बिनेशन व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें जो हमने आपको बताई, ट्रांसपोर्ट, अच्छी कम्युनिकेशन सिस्टम, एनर्जी यानी पावर, इलेक्ट्रिसिटी की जिसमें बात होती है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, अच्छे स्कूल, कॉलेजेस, मेडिकल फैसिलिटीज, हाउसिंग फैसिलिटीज, अच्छा पानी, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर का ही पार्ट होता है। तो हमें ये समझना जरूरी है कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस या फिर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल क्या रही है हमारे हालात इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो देखिए हम आपके साथ एक चार्ट के थ्रू आते हैं और उस चार्ट को समझना बहुत आसान हो जाता है कंपैरेटिवली। अगर आप बात करें, पैराग्राफ में आपके पास कोई चीज लिखी हुई है, तो डियर पढ़ते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के क्या हालात थे। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, नो डाउट ये एक पॉजिटिव इंपैक्ट है। जब हम पढ़ेंगे वही इंफ्रास्ट्रक्चर आज हमारे पास अवेलेबल है बच्चों, वही इंफ्रास्ट्रक्चर, तो पॉजिटिव इंपैक्ट भी है उनकी तरफ से। तो सबसे पहले रोड की बात करते हैं। उन्होंने रोड्स बनवाए, बहुत ज्यादा रोड्स नहीं बनवाए, कम रोड थे, ज्यादा जो है हम कहेंगे कि बहुत अच्छे रोड्स बिल्ड इन्होंने ज्यादा नहीं करे, पर जितने भी रोड बिल्ड करे इन्होंने, उसके पीछे इन्हीं का पर्पस अकम्प्लिश हो रहा था। ये रोड्स इन्होंने बनाए थे दो रीजन से। पहला रीजन, ताकि जो इनकी आर्मी है वो कंट्रोल बनाने के लिए विद इन इंडिया मूव कर सके आराम से। तो सबसे पहले आर्मी की मोबिलाइजेशन हो सके, यानी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में बड़े आराम से जा सके, एक एरिया से दूसरे एरिया में आराम से जा सके। तो उन्होंने रोड कंस्ट्रक्ट करे। पहली बात तो रोड की कंस्ट्रक्शन सेटिस्फैक्टरी नहीं थी। फर्स्ट थिंग जो आप यहाँ देख सकते हैं, हमने जो पहला पॉइंट मेंशन करा है, रोड्स के हालात जो थे बहुत सेटिस्फैक्टरी नहीं थे। पर जितने भी रोड्स इन्होंने बनवाए, जितने भी रोड्स इन्होंने बिल्ड कराए, उसके पीछे दो ही पर्पस थे। पहला पर्पस, इनकी आर्मी एक जगह से दूसरी जगह, एक स्टेट से दूसरी जगह स्टेट आराम से मोबिलाइज हो सके और ये इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल कर सके, पहली चीज। दूसरी चीज, ताकि इनका जो रॉ मटेरियल है वो नियर बाय रेलवे स्टेशन या नियर बाय पोर्ट ले जाया जा सके, इसीलिए इन्होंने रोड बनाया। यानी अपने फॉरेन ट्रेड को बेनिफिट देने के लिए इन्होंने रोड बनवाया, ताकि रोड के थ्रू ये नियर बाय रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाए।
नियर बाय रेलवे स्टेशन या नियर बाय पोर्ट, जो भी इनको पास पड़े, और वहां से ये इंग्लैंड में सामान भेज सके या फिर कोई भी और फॉरेन कंट्रीज जहां पर भी ये सामान भेजना चाहते हैं। तो इसी दो पर्पज से इन्होंने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इसी पर्पज से इन्होंने बनाया, रेलवे, एयरवेज, सबका पर्पज पीछे यही था। तो पहला पर्पज हमने आपको बताया रोड जो बनाने का। दूसरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड की अगर हम हालात की बात करें डियर, तो सबसे बुरी हालात है रूरल एरियाज के। वहां पर बाढ़, भूकंप, इस तरीके की चीजें आती थी, वहां पर रोड या तो ना के बराबर थे या बहुत ही कम थे। तो जब भी इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आती थी, बाढ़, भूकंप, तो वहां के लोगों को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में बहुत ही ज्यादा दिक्कतें होती थी। तो उन्होंने रोड कंस्ट्रक्ट करे, नो डाउट कि उन्होंने रोड कंस्ट्रक्ट ना करे, रोड उन्होंने कंस्ट्रक्ट करा, इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट उन्होंने बनाना शुरू करा हमारे इंडिया में, लेकिन उसका कोई ज्यादा बेनिफिट हमारी कंट्री को नहीं हुआ। जितना भी इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा, फाइनली जब आपको कंक्लूड करेंगे, हमारे से ज्यादा यानी इंडियन से ज्यादा ब्रिटिशर्स को बेनिफिट हुआ, राइट। तो रोड के बारे में हमने आपको पॉइंट बताया, बुलेट पॉइंट है, इससे आप पॉइंट बना सकते हैं कि आर्मी एक जगह से दूसरी जगह जा सके, इसलिए रोड बनाया। रॉ मटेरियल जो है वो नियर बाय रेलवे स्टेशन या नियर बाय पोर्ट पहुंच सके, इसके लिए इन्होंने रोड्स बनवाए। दूसरा, अगर हम रूरल एरियाज की बात करें तो उनके तो बहुत ही बुरे हालात थे, वहां पर या तो कोई भी रोड नहीं थे या इतने कम रोड्स थे कि वो एक जगह से दूसरी जगह कनेक्ट इतनी आसानी से नहीं हो सकते थे। तो पहली चीज हमने आपके साथ डिस्कस करी, आई होप रोड्स के बारे में क्लियर है। देन रेलवे की बात करते हैं बच्चों। रेलवे इन्होंने इंट्रोड्यूस करा इंडिया के अंदर 1850 से, याद रखिएगा 1850 में रेलवे इंट्रोड्यूस हुआ है, और ये उन्हीं की देन है, आप लोगों के यहाँ पर नहीं बनाया गया, उन्हीं की देन है। रेलवे जो है, जो इतना बड़ा एशिया में माना जाता है, रेल जो आपका इंडिया का रेलवेज है वो ऑल ओवर एशिया जो है वो बहुत ही बड़ा माना जाता है, एशिया का सबसे बड़ा रेलवे जो फैला हुआ है माना जाता है। तो 1850 में इन्होंने रेलवे इंट्रोड्यूस करा बच्चों। सेम बेनिफिट जरूर हुआ, ऐसा नहीं हम कह सकते कि इस रेलवे से हमें बेनिफिट नहीं हुआ, हमारे लोग भी लॉन्ग डिस्टेंस बड़े आराम से कवर करने लगे, क्योंकि आपको पता है कि रोड के थ्रू कई स्टेट्स कनेक्ट नहीं हो पाती थी, दूर पड़ती थी, रेलवेज के थ्रू और ज्यादा डिस्टेंस कम हो गया। तो रेलवेज के थ्रू पीपल्स कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस फॉर नो डाउट। और एक और बेनिफिट हमें हुआ, मतलब रेलवे का हमारा पहला बेनिफिट ये था कि जो लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह बड़े आराम से मूव कर सके। दूसरा बेनिफिट, हमें भी ये समझ आ गया था, आपको पता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एग्रीकल्चर में एक बेनिफिट हमने आपके साथ डिस्कस करा था कि इन्होंने हमारे फार्मर्स को ये समझाया कि कमर्शियलाइजेशन करा जा सकता है क्रॉप का। यानी इससे पहले हमारे जो फार्मर्स हुआ करते थे वो उतनी क्रॉप्स बनाए जाते थे कि अपनी डिमांड पूरी कर सके और बार्टर सिस्टम के थ्रू अपना सामान ले सके। यानी अगर मान लीजिए कि वो 100 बोरी प्रोड्यूस करते थे, उनको लगता था इनफ है, जिसमें से वो 30 बोरी अपने खाने पीने के लिए रख देते थे, बाकी जो बोरी है वीट की उससे बार्टर सिस्टम के थ्रू चीजें एक्सचेंज कर लेते थे। बट उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि हम इससे ज्यादा प्रोड्यूस करें और मार्केट में सेल कर दें। तो जो कैश क्रॉप का कंसेप्ट है और जो कमर्शियलाइजेशन का कंसेप्ट है, ये अंग्रेजों के द्वारा ही दिया गया। चाहे हमें उनके दौरान कोई बेनिफिट नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कंसेप्ट बहुत अच्छे दे दिए जो आज भी हमारे देश में फॉलो होते हैं। रेलवे भी आप बताइए, रेलवे उन्हीं की देन है आपके पास। तो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर को एक जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उन्हें एक स्टेट से दूसरी स्टेट में बेचा जाने लगा, ये भी कंसेप्ट उन्हीं के द्वारा दिया गया है। जो जहाँ पर एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होता है, आप देखिए मान लीजिए शिमला में जो है फ्रूट्स वगैरह जो है, सेब वगैरह ज्यादा प्रोड्यूस होती है, वो दिल्ली में आ सकते हैं। दिल्ली में या पंजाब में या हरियाणा में कोई चीज प्रोड्यूस होती है तो वो दूसरी स्टेट्स में जा सकती है। तो ये बेनिफिट आपको रेलवे के थ्रू हुआ कि आप एग्रीकल्चर की एक जगह का जो प्रोड्यूस है उसे दूसरी जगह बड़े आराम से ले जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको पता है रेलवे कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट मांगता है, तो जो हमारी इकोनॉमी थी उसका ह्यूज लॉसेस हुए, इकोनॉमिक लॉसेस हमारे को हुए, बिकॉज ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता, ये बहुत ज्यादा कॉस्ट पड़ता है। उसका रीजन ये था कि उन्होंने हमारी इकोनॉमी के बेनिफिट के लिए नहीं करा था। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए इसका ज्यादा इस्तेमाल करा था, तो हमारी इकोनॉमी को इससे ज्यादा कोई बेनिफिट खास हो नहीं सका। ह्यूज इकोनॉमिक लॉसेस हमें बेयर करने पड़े, राइट। तो रेलवेज भी उन्होंने कंस्ट्रक्ट करी, 1850 में कंस्ट्रक्ट करी। पीपल्स जो है एक जगह से दूसरी जगह लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने लगे, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर होने लगा, ये एक फायदे वाली चीज थी। बट हमारी इकोनॉमी को ह्यूज जो है लॉसेस इसकी वजह से बेयर करने पड़े। सेम रीजन रेलवे बनाने का सेम रीजन था मेरे बच्चों की, रेलवे के थ्रू जो नियर बाय पोर्ट्स हैं, जहां भी रेलवे है उसके जो नियर बाय पोर्ट्स हैं वहां पर इनका कच्चा माल पहुंचाया जा सके। अब नियर बाय पोर्ट में सामान पहुंचेगा, ये रेलवेज है आपकी, जो नियर बाय रेल होगी उससे पोर्ट में सामान जाएगा और पोर्ट से इंग्लैंड या फिर फॉरेन कंट्रीज जहां पर भी सामान बेचना चाहते थे वो। तो इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू इन्होंने हमारा जो है एक्सप्लॉयटेशन ही करा है, हमें बेनिफिट जो है वो बहुत ही कम हद तक पहुंचा था, इन्होंने अपने इस्तेमाल के लिए इसे करा। और रेलवेज की इंट्रोडक्शन का जो सबसे बड़ा कारण था वही था कि ये लोग हमारे ऑल ओवर दी कंट्री में
जो कंट्रोल मैकेनिज्म फैलाना चाहते थे, यानी जो आर्मी है एक जगह से दूसरी जगह आराम से जा सके और ये पूरी जो टेरिटरी है हमारे देश की उस पर कंट्रोल कर सके। इस चीज के लिए ही इन्होंने रोड और रेलवेज जो है वो कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्ट करे थे। तो इनका जो दोनों का पर्पस था, रेलवे और रोड का, दो ही पर्पस थे इनके पीछे। एक तो इनका रॉ मटेरियल आसानी से इनकी कंट्री में जा सके और स्टेट्स में जहां और कंट्रीज में जहां पे भी ये भेजना चाहते हैं। दूसरा, ये इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन कर सके, यानी जो अपने आर्मी मैन हैं, जो आर्मी थी उसको एक स्टेट से दूसरी स्टेट, एक जगह से दूसरी जगह, ताकि ये ऑल ओवर इंडिया जो पूरी टेरिटरी थी उस पर अपना कंट्रोल बना सके। तो ये दो पर्पस थे रोड्स और रेलवेज। अगर पूछा जाए कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ये क्यों बनाया, राइट, वो बात अलग है कि इनडायरेक्टली इनका बेनिफिट हमें जरूर मिला। थर्ड, यहाँ पर हम बात करेंगे एयर और वाटर पोर्ट्स। तो बहुत ज्यादा तो इन्होंने कंस्ट्रक्ट नहीं करे, बहुत सेटिस्फैक्ट्री कंस्ट्रक्शंस नहीं रही, बहुत सेटिस्फैक्ट्री रोल नहीं रहा एयर और वाटर पोर्ट्स का, एयरवेज या फिर वाटर जो पोर्ट्स इन्होंने बनाए। इवन आप ये देखिए, एक इन्होंने ओडिशा में कॉस्ट कैनाल बनाया था और ये काफी जो है फेलियर रहा था, तो इसको बंद भी करना पड़ा था और उसका नुकसान ऑब्वियसली किसको भुगतना पड़ा, इंडियन इकोनॉमी को। तो बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्ट्री एयर और वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर इनके द्वारा हमारे देश में नहीं क्रिएट करे गए, लेकिन जितने भी क्रिएट करे गए उनका सीधा साधा पर्पस यही था कि अपने देश में रॉ मटेरियल ले जाना और वहां से फिनिश गुड हमारे देश में ले आना, यही पर्पस था इनका ऑल ओवर। लास्ट, कम्युनिकेशन। अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो यस, इन्होंने पोस्टल और टेलीग्राफ सर्विस हमारे देश में जो है चालू करी, जिसका देखिए आज भी आप पोस्टल सर्विसेज का यूज कर रहे हैं, टेलीग्राफ फैसिलिटीज। तो लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान था वही प्रॉब्लम है, देखिए इन सब में इन्वेस्टमेंट तो लगती है, तो इसे आप बहुत बड़ा नुकसान नहीं कह सकते क्योंकि इन्वेस्टमेंट नीडेड है। अगर हमें कोई बेनिफिट लेना है, फॉर एग्जांपल अगर हमें लैपटॉप का बेनिफिट लेना है तो लैपटॉप में इन्वेस्ट तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा नुकसान बता रखा है वो इन्वेस्टमेंट का नुकसान बता रखा है। इन्वेस्टमेंट मुझे लगता है नुकसान नहीं है, नुकसान ये था कि आपने जो इन्वेस्टमेंट करी उसका बेनिफिट हमारी कंट्री को नहीं लेने दिया, इंडियन इकोनॉमी को नहीं लेने दिया। रोड, रेलवेज, एयरपोर्ट, एयरवेज, वाटर पोर्ट्स, कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज डेफिनेटली भी नीडेड फॉर द डेवलपमेंट। हमें ये सब चीजें चाहिए थी, इंफ्रास्ट्रक्चर हर कंट्री की नीड है। लेकिन जो हमारा नुकसान रहा वो ये रहा कि हमारी कमाई कुछ नहीं थी, इनकम नहीं थी और खर्चे हमने कर दिए, ठीक है। इस वजह से हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेनिफिशियल नहीं रहा। बट बात करें उनके जाने के बाद, आज ये उन्हीं का दिया हुआ है मेरे बच्चों, तो कहीं ना कहीं ये बेनिफिट आपको कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सिस्टम उन्होंने जो है अपनाया था, चालू किया था, और सेम एक ही चीज, ताकि वो पूरी कंट्री में एडमिनिस्ट्रेशन कर सके। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब अपना लॉ एंड ऑर्डर जो उन्होंने बनाए रखना है, अपना जो गवर्नमेंट उन्होंने चलानी थी वो बड़े आराम से चला सके। तो इन चारों चीजों का, रोड, रेलवेज, एयरवेज, कम्युनिकेशन, अगर मैं इसका नट शेल में बताऊं कि उन्होंने ये क्यों बनाए, तो दो ही रीजन है, ताकि आसानी से उनका बिजनेस ऑपरेट हो सके, ताकि इंडियन इकोनॉमी को वो अपनी इकोनॉमी को फीड करने के लिए इस्तेमाल कर सके, खाना खिलाने के लिए इस्तेमाल कर सके। बेसिकली इंडिया से ही तो कमाई कर रहे थे वो लोग, हमारे रॉ मटेरियल को ले जाकर फिनिश गुड बनाकर हमारी कंट्री में भी बेचते थे और पैसा लेते थे हमारी कंट्री से और बाकी कंट्रीज में भी बेचते थे। दूसरा, इन सभी चीजों का, इन चारों चीजों का जो कंस्ट्रक्शन किया गया था उसके पीछे यही रीजन था कि वो हमारे देश में बड़े आराम से एडमिनिस्ट्रेशन चला सके, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सके और आर्मी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह बड़े आराम से जा सके। तो उन्होंने अपने फायदे के लिए ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा। इंडियन इकोनॉमी को इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं हुआ, इसीलिए हमें ये लगता है कि हमें ह्यूज कॉस्ट जो है इनकी पड़ी, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो नीडेड होता ही होता है। तो आई होप इंफ्रास्ट्रक्चर वाला पोर्शन क्लियर रहा हो, कम टाइम में ज्यादा टॉपिक क्लियर हो जाए, इससे बेस्ट कुछ नहीं होता। और अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखते हैं तो आप अगर बुक में से पढ़ते हैं, ये उसका कहीं ना कहीं कंक्लूजन फॉर्म में आपके पास चार्ट होता है, तो चार्ट पढ़ने ज्यादा आसान होते हैं मुझे लगता है कंपैरेटिवली अगर हमारे पास पैराग्राफ लिखे हो। अब हम आपको फाइनली यहाँ बताएंगे कि पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है। बहुत हो गई भाई उनकी बुराई, उन्होंने हमारा एग्रीकल्चर खराब कर दिया, उन्होंने हमारी इंडस्ट्री खराब कर दी, उन्होंने फॉरेन ट्रेड खराब कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी इस्तेमाल उन्होंने अपने लिए करा, बट कुछ एक दो चीजें वो हमारे लिए पॉजिटिव कर गए थे, उनके बारे में भी इस चैप्टर के लास्ट में हम पढ़ लेते हैं। चलिए डियर, अब देखते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट और कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल्स। तो 5 पॉइंट्स है हमारे पास। पहला पॉइंट है सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ द फूड ग्रेन, क्योंकि उन्होंने हमें कमर्शियलाइजेशन का कंसेप्ट दिया, यानी कैश क्रॉप का कंसेप्ट दिया, और जिससे हमें समझ में आया कि हम लोग
जो है जितना प्रोडक्शन करते हैं उससे ज्यादा भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो कमर्शियलाइजेशन का कंसेप्ट उन्होंने दिया, उसकी वजह से हमारी कंट्री अब इतना प्रोड्यूस करने लगी कि अपनी डिमांड तो बड़े आराम से पूरी कर सकती है। तो उसको बोलते हैं सेल्फ सफिशिएंट। हम अपने लिए तो काफी फूड ग्रेन उगाने लगे, इवन हम एक्सपोर्ट भी करने लायक हो गए। आज भी हमारे देश से फूड ग्रेन एक्सपोर्ट होता है। तो एक अच्छी चीज वो हमें सब सिखाकर गए कि कमर्शियलाइजेशन ऑफ क्रॉप, या फिर जिसका इम्पैक्ट ये रहा कि वी आर सेल्फ सफिशिएंट, यानी वी प्रोड्यूस इनफ फूड ग्रेन टू प्रोवाइड आर पॉपुलेशन, कि हम अपनी पॉपुलेशन को फीड कर सके, उतना तो हम यहाँ पर प्रोड्यूस कर ही लेते हैं और इवन हम बाहर एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। तो पहला बेनिफिट, पहला पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। दूसरा, बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। हमने आपको बताया ही कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत आसान हो गया था, तो सोशल ग्रोथ का कारण बनता है। जब आप एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हो, मिल पाते हो, एक दूसरे की क्या कहते हैं बात जान पाते हो। एक जगह से दूसरी जगह जाना आपको पता ही है पुराने टाइम में कितना मुश्किल होता था, बिकॉज एनिमल्स का इस्तेमाल करा जाता था उसमें, कहीं ना कहीं हॉर्स का और चीजों का, जिसमें आपको घंटों दिन कितने ज्यादा टाइम लग जाता था। तो रेलवे, जो रोड उन्होंने रेलवेज वगैरह क्रिएट करे, उसका इस्तेमाल कई इंडियंस ने भी करा डेफिनेटली, तो उससे सोशल ग्रोथ हमारी बढ़ी। दूसरा, उन्होंने हमें एक ऐसा जरिया दे दिया जिससे हमारी जो गवर्नमेंट है वो अर्निंग भी कर सके। तो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी बहुत अच्छा हो गया, जॉब भी यहाँ पर लोगों को मिल सकती है, तो उस वे में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो गई है ना। जो रोडवेज चलाएंगे, बसेस वगैरह, या जो रेलवेज ऑपरेट करेंगे, वहां पर जितने भी लोग लगे होंगे उनको इनकम जनरेट होगा डियर। तो एम्प्लॉयमेंट का भी एक जरिया हमारे पास उन्होंने खोल के रख दिया। तो बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज अनदर पॉइंट जो हम उनका पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन बोल सकते हैं, एंड द बेस्ट कंट्रीब्यूशन। अगर आप मेरे पर्सपेक्टिव से बात करोगे तो ये उनका बेस्ट कंट्रीब्यूशन था। सारी चीजें अच्छी थी। एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर आप बात करोगे तो उन्होंने हमें कैश क्रॉप का कंसेप्ट दिया, कमर्शियलाइजेशन का कंसेप्ट दिया, जो हमारी एग्रीकल्चर के लिए कहीं ना कहीं एक नई चीज थी जो हमें पहले ही सीख लेनी चाहिए थी। सेकेंड चीज, बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, रोड, जो रेलवेज वगैरह कंस्ट्रक्ट करना, खास तौर पे रेलवेज। ऑब्वियसली रोड का भी बहुत बड़ा रोल है, लेकिन रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज जो उन्होंने क्रिएट करे, जितने भी क्रिएट करे, वो कहीं ना कहीं हमारे आगे के लिए एक हमारे पास जो है बेनिफिट कहीं ना कहीं प्रोवाइड कर गया। तो इट इज ओपन अप न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ फॉर आवर कंट्री। थर्ड एंड ऑल्सो इम्पोर्टेंट was चेक ऑन फैमिलीज, क्योंकि देखिए जब बाढ़, भूकंप या फिर सूखा पड़ता था, इस तरीके की चीजें होती थी, तो उन स्टेट्स में या उन जगहों पर जो है फैसिलिटी पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाता था, बिकॉज लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, यानी रोड, रेलवेज, यही तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट को कनेक्ट करते हैं। क्योंकि इन्होंने रोड और रेलवेज जो है वो कंस्ट्रक्ट करवाई, इससे ऐसी जगह जो ड्रॉट अफेक्टेड एरियाज होते थे, या फेमिन्स, जो भी इस तरीके की चीजें होती थी, नेचुरल डिजास्टर्स होते थे, जब इस तरीके की कोई भी अफेक्टेड एरियाज होता था, तो वहां पर मदद पहुंचाने में रेलवेज, रोड, इन सब का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उसका बेनिफिट हमारे को यहाँ पर भी पहुंचा। इसके अलावा उन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट काम किया, हमारे बार्टर सिस्टम से हमें मॉनेटरी सिस्टम में चेंज कर दिया। यानी आपको पता है बार्टर सिस्टम होता है कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज, यानी चीज के बदले चीज ली जाती थी, उसको बदल कर उन्होंने हमें सिखाया मॉनेटरी, यानी मनी सिस्टम हमारी कंट्री के अंदर उन्होंने डेवलप करा। लास्ट वन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वन है, जो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप किया बच्चों, वो हमारे इंडियन पॉलिटिशियंस के लिए एक रेडी रेकनर था। मतलब जैसे एक रेडीमेड चीज होती है ना, आपको ऑलरेडी मिल गया। आप देखिए रेलवे का एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वो जो पूरा कंट्रोल करने का मैकेनिज्म है कि आप कंट्री को कैसे मैकेनिज्म से कंट्रोल करते हो। कॉन्स्टिट्यूशन है, देन सुप्रीम कोर्ट है, देन गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के नीचे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं। ये जो पूरी मशीनरी इन्होंने दी थी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है कि किस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हो ऑल पूरी कंट्री को, वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो था, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, ये उनकी सोच का दिया हुआ है, जो आज भी हमारी कंट्री में फॉलो हो रहा है। राइट, वो बात अलग है कि थोड़ा सा बदलाव आ चुका है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में से भी जो लॉ लिया गया है डियर, लॉ भी काफी हद तक इंग्लैंड के लॉ में से लिया गया है। तो काफी चीजें हैं जो उन्होंने हमारे लिए पॉजिटिव दी, जैसे कि अभी हमने आपको 5 पॉइंट्स बताए। एक तो उन्होंने फाइनली रिवाइज कर लेते हैं, उन्होंने हमें सेल्फ सफिशिएंट बना दिया, यानी हम अपने लिए अब पूरा उगा सकते थे और बाहर भी एक्सपोर्ट कर सकते थे। उन्होंने हमें बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दिए, जिससे हमारे लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सके, यानी सोशल ग्रोथ हुई, लोग मिल पाए एक दूसरों से, और इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, क्योंकि इंप्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। देखिए इसमें जितने भी लोग काम करेंगे इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा। थर्ड वन, क्योंकि रोड, रेलवेज, ये सब फैसिलिटीज आई, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, इसकी वजह से जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर से अफेक्टेड एरियाज था, उनको मदद पहुंचाने में आसानी होने लगी। फोर्थ वन, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज करी, बार्टर सिस्टम जो कि कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज है, उसे मॉनेटरी में कन्वर्ट कर दिया। एंड फिफ्थ वन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे इंडियन पॉलिटिशियंस
के लिए उन्होंने एक पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑलरेडी क्रिएट करके दिया कि हाउ यू कंट्रोल योर कंट्री, आप कैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सकते हो, आप कैसे पूरी कंट्री का कंट्रोल जो है वो ठीक से चला सकते हो। तो वो पूरा का पूरा सेटअप जो है वो उनके द्वारा क्रिएट करके दिया गया। तो डियर आई होप आपको ये 5th पार्ट यानी जो फाइनल कंक्लूजन है इस चैप्टर का वो खत्म हो चुका है। अब आप लोगों के लिए हम एक वीडियो लाएंगे जिसमें 1 शॉर्ट वीडियो होगी इस पूरे चैप्टर की, यानी जब आप रिवीजन करना चाहते हैं तो मैम एक 1 शॉर्ट वीडियो भी बनाइए। तो हम इसके लिए 1 शॉर्ट वीडियो लाएंगे, लेकिन पहले आप 1 शॉर्ट नहीं देखेंगे, पहले आप इसके 5 पार्ट्स देखेंगे और उसके बाद आप 1 शॉर्ट वीडियो देखेंगे, ताकि आप एग्जाम टाइम में जब जा रहे हैं फटाफट से रिवाइज करके जा सकें। अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा हो, अगर आपको इससे कोई भी बेनिफिट रहा हो, तो प्लीज सिर्फ एक ही रिवॉर्ड हमें आपकी तरफ से चाहिए कि प्लीज प्लीज अपनी तरफ से एक शेयर इसे जरूर कर दीजिए, हमारे लिए उतना ही काफी है। और अगर आपको लगता है कि हमें कोई भी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है अपने वीडियोस बनाते वक्त, तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग।